नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो उम्मीद है आप सभी काफी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो आज हमारे पास है क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो कि आपका मॉडल प्रश्न पत्र है। और आज के इस क्लास के अंतर्गत इस पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं इन सभी का सॉल्यूशन कराया जाएगा बोर्ड एग्जाम की इस कॉपी पर। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको आज के इस क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है देखने को मिलेगी, यानी कि कॉपी को कैसे लिखना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर आंसर कैसे डालना है और न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, रिएक्शन वाले जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनको कैसे आखिरकार आप सॉल्व करोगे, सारी चीज़ें आज के इस क्लास में आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आपका रहेगा और ये जो मॉडल पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, जितने भी छात्र 8 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा और पूर्णांक जो रहता है 70 का रहता है और पासिंग मार्क जो होता है भाई 23 नंबर का होता है। तो पास होने की तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको पास कराने की फुल गारंटी लेता हूं। लेकिन जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं भाई, जिनको लगता है कि 70 में कम से कम हमें 50 तो लाना ही लाना है, तो वो इस क्लास को पूरा देखिएगा। ऐसे मैं आपको 6 से 7 सेट कराऊंगा जो कि पूरा सोल्यूशन के साथ रहेगा। तो टाइम आप देख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट रहेगा और इसके जो नोट यहाँ पर कह रहा है कि प्रारंभ का 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके कुछ इंस्ट्रक्शन है, निर्देश पढ़ सकते हो और यहाँ से पेपर की शुरुआत होती है। चलिए, तो इस तरीके से आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा, बस आपको अंत तक बने रहना है। सबसे पहली बात देखो भाई साहब, ये हमारी है मॉडल उत्तर पुस्तिका, यानी कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी कुछ ऐसी ही आपकी दिखती रहती है, ठीक है ना, मतलब इसी तरीके से आती है। अब जो यहाँ पर कॉमन मिस्टेक होती है जो काफ़ी सारे छात्र करते हैं, वो करते हैं भाई साहब इसको भरने में। देखो, भरने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हूबहू ऐसे ही कॉपी देखने को मिलेगी, यही आपकी मॉडल पुस्तिका है। तो ऊपर आपका केंद्र व्यवस्थापक की मुहर और केंद्र की मुहर, तो ये तो जहां पर सेंटर रहेगा वो मुहर अपनी लगाते हैं। आपको जो भरना रहता है वो यहां पर है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम ना लिखें। स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कॉपी पर कहीं पर भी आपको नाम नहीं लिखना है। फिर इस बॉक्स को देखिए, बॉक्स में कह रहा है कि परीक्षार्थी सभी उत्तर प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। मतलब आपको ये बॉक्स वाला सिर्फ भरना रहेगा। तो पहले नंबर पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, रोल नंबर जो भी आपका अंकों में रहेगा। फिर उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में है ना, इसमें शब्दों में भरना है, जो आप अंकों में लिखोगे वही आपको शब्दों में, इस तरीके जैसे कि 21 है ना, 21 62 83 15। अब इसको शब्दों में जब लिखोगे तो यहाँ पर 2 1 6 2 8 3 1 5 ऐसे लिखना है। विषय आपका केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है तो आप रसायन विज्ञान लिखोगे। इसके बाद प्रश्न पत्र, फर्स्ट प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक बॉक्स में भरना है। तो जो आपके सामने दिख रहा है 347 जीसी कोड का पेपर है, तो इसको आपको यहाँ पर बॉक्स में भर देना है। इसको डालना बिल्कुल 200% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कॉपी एग्जामिनर जैसे ही अपने हाथ में लेंगे तो उनको ये पता होना चाहिए कि यह कॉपी जो लिखी गई है या किस कोड के पेपर से लिखी गई है। तो भाई अगर ये पढ़ा रहेगा डायरेक्ट उसी कोड का पेपर वो उठा करके उसको चेक करने लग जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि ये कोड डालना बहुत जरूरी है। इसके बाद परीक्षा का दिन, जो भी दिन पेपर रहेगा, जैसे कि शनिवार 8 मार्च को रहेगा तो आप इस तरीके से भरोगे। फिर द्वितीय पाली में है तो आप द्वितीय भर दोगे। फिर केंद्र का नाम यानी कि सेंटर का नाम डालना है जहां पर आप एग्जाम दे रहे हो। फिर इसके बाद परीक्षा कक्ष संख्या, रूम नंबर डालना है यहाँ पर जिस रूम में आप पेपर दे रहे हो। फिर कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर यहाँ पर होगा और वो जो कॉपी आपकी चेक करेंगे अपना हस्ताक्षर और डेट डालेंगे। चलिए, तो अब यहाँ से आपका काम खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है ना, तो पराशर दाब, हिमांक अवनमन, पृष्ठ तनाव और वाष्प दाब अवनमन। ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन हो गया है ना। फिर इसी तरीके से टोटल आपको 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं केमिस्ट्री में आपके, ठीक है। तो खा, गा, घा, अंगा और चा, टोटल मतलब 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो कॉपी की हम लोग यहां से करते हैं भाई, मेन पृष्ठ हमारा भर गया। अब आते हैं यहां से कॉपी लिखने पर। देखो, सबसे पहले आपको क्लियर तरीके से कहीं पर भी काट पीट नहीं करनी कॉपी पर। ऊपर आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 या प्रश्नोत्तर नंबर 1, है ना। तो संख्या या नंबर कुछ भी आप लिख सकते हो, ये कोई यहां पर ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और 1 नंबर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपको आ रहे हैं सबसे पहले, है ना, शुरुआत में मतलब इंपॉर्टेंट क्या है बोले, आप यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन करोगे, भले गलत रहे या सही रहे, छोड़ के नहीं आना।
तो उत्तर यहां पर डालोगे, फिर का, खा, गा, घा, अंगा, चा। टोटल 6 ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें से आपको का नंबर का जैसे तीसरा विकल्प सही है, तो पृष्ठ तनाव अगर इसमें सही है तो आप यहां पर का डालोगे और थर्ड नंबर डाल के पृष्ठ तनाव और इस पर टिक कर देंगे, तो ये आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसी के साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। यहां पर क्वेश्चन है कि 3 धात्विक धनायनों XYZ के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः दिए गए हैं। यहाँ पर X के लिए ये दिया है, Y के लिए आपका ये दिया है ना, और Z के लिए आपका यहाँ पर ये दिया है, ठीक है ना। तो ये आपके तीनों दिए हैं। इनमें से कह रहा है धातुओं की बढ़ती अपचयन क्षमता, तो यहाँ पर सबसे पहली बात बढ़ती अपचयन क्षमता, तो सबसे पहले नेगेटिव वाला, फिर इसके बाद पॉजिटिव वाला, फिर आपके पास सबसे छोटा जो पॉजिटिव है ये, इस तरीके से कुछ आपको इसको भरना रहता है। तो यहाँ से आपका जैसे सेकंड नंबर का विकल्प जो है ये वाला आपका सही है, तो इसको आप डाल दोगे खा का सेकंड यहाँ पर राइट है ना। इसके बाद ग नंबर देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, तो इस तरीके से इसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो सेकंड इनवर्स जैसे यहाँ पर, तो आपको लगा देना है गा का फर्स्ट यहाँ पर सेकंड इनवर्स, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। घ नंबर देखो यहाँ पर एक यौगिक दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसमें आपको कह रहा है कि Cu जो आपका कॉपर है यहाँ पर, इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है ऑप्शन नंबर 4 पर, तो इस तरीके से 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देख लो आपका RX तथा NaI ये सोडियम आयोडाइड है कि अभिक्रिया का नाम क्या है, तो फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया होती है सेकेंड, यानी अंगा का आपका दूसरा विकल्प सही है। तो भाई इसको लगा दोगे आप लोग यहाँ पर है ना, बस यही आपको सारी चीजें करनी रहती। तो यहाँ पर आपको इसमें देखना, तो ये अल्कोहल वाला सही है, ROH है ना, सिंगल बॉन्ड के साथ अल्कोहल ग्रुप होता है ये। तो बस यहाँ से ये आपका सही, तो टोटल हमारे 6 यहाँ पर क्लियर है, 6 नंबर यहाँ से पूरा क्लियर हो चुका है। इसके बाद ये आप जब इतना पार्ट कर दोगे तो फिर यहाँ से शुरुआत होती है अगले प्रश्नों की। अब देखो यहाँ से हमारा प्रश्न संख्या पहला दिख रहा है दूसरे के अंतर्गत है ना, दूसरे के अंतर्गत। तो सबसे पहले दूसरा स्टार्ट है ना, तो क्या करोगे आप लोग, इसको स्पष्ट करने के लिए आपको करना क्या है, कॉपी पर इस तरीके से बीच में डालना है पहले प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। और ये जिस पेन से लिखी गई है, मैं इस प्रकार के जो पेन रहते हैं उनको मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में आपको टैग कर दूंगा, तो है ना, तो वहां से आप लोग इन पेन को जो है परचेस कर सकते हो, क्योंकि काफी सारे कमेंट आते हैं कि भैया आप किस पेन से लिखते हो, हमें पता नहीं चलता है, बता दीजिए। तो कमेंट में देखो सबका रिप्लाई देना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफी सारे कमेंट आते हैं। तो जो ये पेन है ना, तो मैं इनको क्या करूंगा भाई, वीडियो में टैग कर दूंगा, तो वहां पर आप देख लेना प्रोडक्ट के अंतर्गत, तो वहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो बीच में देखो प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल दो ना आप लोग इस तरीके से। और इसके बाद यहां पर का नंबर क्वेश्चन है, मोल प्रभाज को उदाहरण द्वारा समझाइए। मोल प्रभाज क्या होता है, तो बस यहां से इस तरीके से उत्तर नंबर का और डालकर फिर लिखना स्टार्ट कर देना। यहां से देखो, मोल प्रभाज किसी बिलियन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। इस तरीके से इसका परिभाषा हो जाएगा। फिर यहां से हम लोग आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये एक न्यूमेरिकल प्रश्न है। देखो यहां पर इस तरीके से दिया गया है, क्या रहा है क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर कह रहा है कि अभिक्रिया 2Ce 4+ आयन प्लस CO यानी कोबाल्ट गिव्स टू 2Ce3+ और यहाँ पर CO2+ के लिए यहाँ पर E0 Ce4+ से Ce3+ के मान को आपको ज्ञात करना है, जबकि E0 सेल का वैल्यू दिया है और E0 ये आपका एक प्रकार से एनोड है। तो एनोड और सेल का विद्युत वाहक बल दिया है, कैथोड का मान ज्ञात करना है। इस तरीके का ये न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा, बाकी आप जो विद्युत वाहक बल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन करते हैं सेम वैसा ही प्रश्न है और इसी फॉर्मूले से भी ये लगेगा। तो चलिए देखते हैं भाई साहब, यहां पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इधर देखिए, यहाँ पर जैसे नया पेज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा सा क्लैरिटी रहे और स्पष्ट रहे कि एग्जामिनर भ्रमित ना हो, तो हमने ऊपर डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 2। देखो जैसा कॉमन चीजें मैं बता रहा हूं, एक एक कॉमन चीजें, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं आपको करना, वरना नंबर भाई कटते हैं। आपको कितना भी आ रहा हो इससे मतलब नहीं है, आपको कॉपी पर आप किस प्रकार से लिखते हैं इससे बहुत ज्यादा मतलब होता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2, इसके बाद आपको उत्तर 2 का यहाँ पर क्या करना है, खा नंबर। अब यहाँ पर क्या क्या दिया है 2 के खा में देख सकते हो। तो भाई E0 एनोड होता है आपका भी E- है ना, माइनस इलेक्ट्रॉन, और कैथोड में प्लस होता है। तो अब देखो न्यूमेरिकल में आपको जो दिया है उसको पहले रखो, और यहां पर ये जो चीज रखी है ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये क्या है, सूत्र है। तो सूत्र आपका होता है E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का, ठीक है।
जो आपका रासायनिक बलगत सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा चैप्टर है ना, तो आपको वहां पर यही फार्मूला ज्यादातर देखने को मिला होगा। अब यहां पर ई नॉट सेल का वैल्यू देखो दिया है आपके सामने कितना 1.89 वोल्ट, ठीक है। तो ई नॉट सेल की जगह पर इसको रख दिए। ई नॉट कैथोड ये होता है जो आपके पास ये दिया गया है वैल्यू, जिसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। और ई नॉट एनोड जो होता है ये आपके पास यहां पर दिया है ये वाला वैल्यू, तो माइनस का वैल्यू है और फार्मूले में भी माइनस है, तो ये माइनस आपका फार्मूले का माइनस मिल करके दोनों क्या कर देंगे, प्लस हो जाएंगे। और प्लस हो जाएंगे तो इसको उठा करके पूरा इधर लाओगे तो फिर से ये माइनस का बन जाएगा। इसलिए ई नॉट CE4 प्लस से CE3 प्लस के इक्वल टू में आपका रहेगा 1.89 माइनस का ये वैल्यू उठाकर इधर लाए तो पक्षांतर करने पर ये पुनः माइनस का हो गया, और इसलिए माइनस की वैल्यू आप इसमें घटा दोगे। तो जब घटाओगे तो पूरा वैल्यू आपका प्लस का बचेगा, क्योंकि ये बड़ी वाली वैल्यू देखो पॉजिटिव है और ये छोटी वैल्यू नेगेटिव है, तो जो घटाओगे तो पॉजिटिव ही बचेगा। तो 1.681 वोल्ट जो है आपका ये आ जाएगा इसका मान, किसका, तो ई नॉट कैथोड का, ये कैथोड का वर्क करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद देखो गा नंबर, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को उदाहरण देकर के स्पष्ट करिए। भाई कोटि क्या होती है आपको बताना है और आणविकता क्या होती है, दो चीजें इसमें क्लियर करनी है, दो के गा में। तो क्या करोगे आप यहां पर देखो यहां पर सीरियल से कर रहे हो, तो अब आपको यहां पर बीच में कुछ नहीं डाला, सिर्फ यहां पर डाला उत्तर दो का गा। पहले अभिक्रिया की कोटि के बारे में लिख देते हैं। तो क्या होती है कोटि, क्योंकि हमें देखो काफी सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे अंतर लिखते हैं, बीच से लाइन खींच देते हैं, इधर आप कोटि इधर आणविकता, या मैं एक तरफ में एक बार में पहले कोटि बता देता हूं, बाद में एक बार में पूरी आणविकता बता देंगे, तो वैसा भी सही रहता है ना। तो अभिक्रिया की कोटि देखिए, नंबर 1 इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। नंबर 2 किसी अभिक्रिया की कोटि शून्य पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकती है या भिन्नात्मक भी हो सकती है। नंबर 3 कोटि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक अणुओं की सांद्रता के बीच का संबंध बताती है या बताता है। तो ये कोटि के बारे में हो गया। इसके बाद आणविकता को यहां पर लिख दो इस तरीके से, उत्तरगामी में डाल करके अभिक्रिया की आणविकता, जैसा मैंने बताया था। तो इसमें 3 पॉइंट आपको फिर से बता देना है। यहां पर देखो फर्स्ट पॉइंट, इसे क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 आणविकता शून्य ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं होती है, ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगी। इसके बाद नंबर 3 यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है, ठीक है। तो ये चीज हमारी यहां से क्लियर, क्वेश्चन का नंबर कंप्लीट। अब लास्ट है दूसरे का घ नंबर, यहां से अंतः संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए। तो देखो अंतः संक्रमण तत्व यहां पर आपको इस तरीके से इनके उत्तर 2 में घ में लिखना है। डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको ही अंतः संक्रमण तत्व बोला जाता है, जिसमें एफ ब्लॉक के तत्वों को लैंथेनाइड और एक्टेनाइड भी उसमें रहते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना था, तो डी और एफ ब्लॉक दोनों के आएंगे ना इसमें। तो पहले क्या करोगे, डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके से होता है n-1 डी, और इसमें आपके इलेक्ट्रॉन 1 से 10 तक आ सकते हैं। एन एस की पावर आपका रहेगा यहाँ पर, यानी कि एस ब्लॉक में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन 1 से 2 तक के आ सकते हैं। तो ये आपका डी ब्लॉक का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जो एफ ब्लॉक होता है इसमें 2 तरीके समझने, जैसा बताया कि एक होता है आपका लैंथेनाइड और एक होता है एक्टेनाइड। तो लैंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि लैंथेनाइड का एक एलिमेंट जीनान है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से 4f, यह ब्लॉक में 14 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 से 14 तक, ठीक है। डी आपका 5d 0 से 1 यहाँ पर आपका आ जाएगा, और 6 के पावर s में, यानी कि s ब्लॉक में 2। अब एक्टेनाइड में इसी तरीके से आप रेडॉन ले लो, Rn, रेडॉन आपका एक एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से बनेगा 5f के पावर 0 से 14 तक, है ना, यानी कि 0 से 14 तक आपके इलेक्ट्रॉन इसमें इस कोष में आएंगे, और डी में आपका 0 1 और s में आपका 2। तो ये डी ब्लॉक का हो गया, और एफ ब्लॉक के 2 आपके हैं, तो दोनों का ये हो गया। इस तरीके से आप यहां पर इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अंतः संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले को, ठीक है। ये कंप्लीट है। अब हम लोग यहां से आ चुके हैं, देखो प्रश्न संख्या 3 में, 3 का नंबर क्वेश्चन, एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी EAN, इसको इंग्लिश में आप बोलते हो क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। EAN का फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको लिखिए, यानी परिभाषा दीजिए और उदाहरण के साथ समझाइए। तो तीसरा प्रश्न है, चलिए देखिएगा। यहां से आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है, इतना कर दोगे। अब 3 डालने के बाद उत्तर 3 का पहला ही प्रश्न तो है हम कर रहे हैं, और इसको आप थोड़ा सा ब्लैक पेन से लिख दोगे, प्रभावी परमाणु क्रमांक। और एक बार कमेंट करके बताइए क्या यार राइटिंग आपको अच्छी लग रही है कि नहीं।
और ऐसे ही हैंड राइटिंग आप अगर बना के आओगे तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। भले आपको दिख रहा होगा कि कम अच्छी है, लेकिन फिर भी इतना बेहद इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको सफाई का ध्यान देना है। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी EAN क्या होता है, देखो इसकी परिभाषा। तो उपसह संयोजन यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध के बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या कहते हैं। ये क्या है, इसकी परिभाषा है, किसकी, प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या की। और इसको इंग्लिश में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं, यानी EAN बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वह कुछ इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पर EAN निकालने के लिए फार्मूला जो यूज होता है वो इस तरीके से होता है, एटॉमिक नंबर है ना, यानी परमाणु क्रमांक संख्या या परमाणु नंबर, माइनस होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, फिर प्लस होता है और 2 का मल्टीप्लाई होता है कोऑर्डिनेशन नंबर से। ये फार्मूला है, ठीक है, किसके लिए, प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने के लिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर एक यौगिक दिया गया है, इसका हमें निकालना है प्रभावी परमाणु क्रमांक, है ना, EAN। तो क्या करेंगे, इसमें वही वाला फार्मूला लगाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पर EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यहाँ पर Fe का निकालना है, जैसे तो ये 26 रहेगा यहाँ पर, है ना, 26 यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पर माइनस लगा के यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को घटा करके इतना आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस लगा के यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 2 के साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर को, आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यहाँ पर देखो, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया और 2 गुणे 6 यानी कि 12 और 26, इससे आप यहाँ पर घटा बढ़ा के जोड़ करके जो भी है पूरा निकल के आएगा यहाँ पर 36, यानी कितना, तो कैलकुलेशन आपको आता है, इजी है। तो EAN जो होता है वो इसी तरीके से जो है निकाला जाता है और इसकी परिभाषा कुछ इसी तरीके से। तो यहाँ से देख सकते हो आपका ये जो क्वेश्चन है ना, पहला वाला, ये पूरा क्या है, क्लियर हो जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखो, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं और इनकी संरचना का सूत्र बनाइए। मतलब कि इसमें क्या बनाना है भैया, संरचना, ठीक है ना, संरचना बनानी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है ना, तीसरे का आपका कौन सा, खा नंबर। तो 3 का खा नंबर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, प्रश्नोत्तर संख्या 3 आपको इसी तरीके से डाल देना है। इसके बाद यहां से आपको उत्तर लिखना स्टार्ट करना है और आपको थोड़ा सा परिभाषा में बता देना है कि भाई 3 के खा में कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या है, डाईहाइड्रिक फिनॉल क्या है और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या है, फिर संरचना दिखा देंगे आपको। तो यहां से देखो, मोनोहाइड्रिक फिनॉल होता है जिसमें OH समूह जो होता है केवल एक उपस्थित हो, और जो डाईहाइड्रिक होता है, डाई का मतलब 2, तो इसमें आपके 2 फिनॉल ग्रुप में क्या होंगे, 2 OH समूह उपस्थित होंगे। और ट्राई का मतलब क्या होता है भैया, 3, तो मतलब कि ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में 3 OH समूह उपस्थित होंगे और ये बेंजीन वाला के साथ कार्बन परमाणु में जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, ये संरचना दिख रही है, इसमें भाई एक आपका ये क्या है, मोनोहाइड्रिक है, ये बेंजीन के ऊपर एक OH जुड़ा है, मोनो मतलब एक है। डाई में आपका 2 यहाँ पर देख सकते हो, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर। ट्राई में आपके 3 रहेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो इस तरीके का आपका संरचना बनता है और परिभाषा में इतना बता देना है, तो ये आपका इसका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं पर कोई डाउट बिल्कुल नहीं ना। चलिए अब क्या करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखिएगा यहां पर अगला प्रश्न, यहां पर हमारे पास गा नंबर क्वेश्चन देखिए, एल्कोहल और फिनॉल की जल में विलयता का कारण स्पष्ट कीजिए। यानी आपका जो OH एल्कोहल है, ठीक है ना, C2H5OH जो भी है, या फिनॉल जो आपका जो कि आपके सामने ये दिख रहा है फिनॉल, इनकी जल में विलयता का कारण बताना है। तो देखो इसकी कुछ संरचना इस तरीके से बनानी है। सबसे पहले बात, इसमें जो आपका एल्कोहल होता है, ठीक है ना, OH OH OH, ये आपका जो RR है, एल्किल या एरिल ग्रुप है, इनमें आपका एल्कोहल के साथ हाइड्रोजन का बंध कुछ इस तरीके से रहता है। देख सकते हो यहाँ पर पूरी संरचना दिख होगी 3 के गांव में इस तरीके से रहता है। अब इसके बाद देखो यहां पर हम फिनॉल के लिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो फिनॉल में क्या होता है, यहां पर इस तरीके से फिनॉल के साथ ये रहते हैं, यहां पर दिख रहा है ना, ये आपका इसमें देखो एल्कोहल और फिनॉल जल के साथ हाइड्रोजन बंध के कारण विलय होते हैं। इसमें जो कोई बेंजीन है ना, OH के साथ इस तरीके का ये बॉन्ड रखते हैं। तो हमने एल्कोहल को भी दिखाया और फिनॉल को भी दिखाया। इस तरीके से क्या करना है, इस प्रश्न में आप लोग संरचना को सिर्फ बना के चले आइएगा, आपको यहाँ पर इस तरीके से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, घ नंबर क्वेश्चन, एंजाइम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी क्रिया विधि को लिखिए। एंजाइम, चलिए घ नंबर क्वेश्चन, एंजाइम क्या होता है और इसकी क्रिया विधि क्या है। तो यहां से आप उत्तर 3 का घ डालोगे और एंजाइम इसकी परिभाषा देखिए। तो यहां पर लिखना है, कोशिकाओं में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक
एंजाइम कहे जाते हैं। ठीक है, सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन को ही आप बोल सकते हो कि एंजाइम है, रासायनिक रूप से, रासायनिक दृष्टि से, है ना। और ये प्रोटीन को ही प्रेरित करते हैं तथा विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया को ये प्रेरित करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या था, इसको बाद में लिखना था और इसको थोड़ा सा पहले लिखना था। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, प्रोटीन होते हैं, इसके बाद लिखोगे तथा विशिष्ट प्रकार की अभिक्रियाओं को ही प्रेरित करते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक है ना, तो इतना कर लीजिएगा। देखो मैंने लेकिन यहाँ पर काटा नहीं, और ये एक सीखने की बात है कि कॉपी पर आपको काट पीट नहीं करना। कहीं पर अगर मिस्टेक हो जाती है इस प्रकार की, तो आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा इंगित करके, जैसे कि एग्जामिनर की अगर नजर पड़ी तो भाई वो देख ही लेंगे, और अगर नहीं पड़ी तो फिर चेक करके नंबर तो देंगे ही, है ना। तो दोनों तरीके से आप वहां पर फिर सही पाए जाते हैं। और अगर काट देंगे ऐसे ऐसे करके, काफी सारे बच्चों को देखते भाई पूरा एकदम पेज खराब कर देते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, इसकी क्रिया विधि को देख लेते हैं एंजाइम की, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था। तो क्रिया विधि में देखो, एंजाइमों के कणों के पृष्ठ पर विशेष आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं, जिनमें उच्च आकृति के अभिकारक अणु आकर फिट हो जाते हैं, और जैसे किसी ताले में कुंजी फिट हो जाती है, इसी लिए इस मॉडल को ताला कुंजी का मॉडल भी कहा जाता है। आपने इसको पढ़ा होगा। इस तरीके का फॉर्मूला आप बनाओगे, E + S = यहाँ पर जब ये फिट होते हैं तो माध्यमिक यौगिक बनता है, और जब ES ये आपका विखंडित होता है तो इस तरीके का उत्पाद बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका था एंजाइम और एंजाइम की क्रिया विधि। यहां से घ नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग देखो यहां से आ चुके हैं प्रश्न संख्या 4 में। 4 का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइलोएल्केनों में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि का एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण के साथ समझाना है। ठीक है, तो चलिए, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अब इसमें 2 अभिक्रियाएं आती है। सबसे पहले आप यहां पर ऊपर डाल दोगे प्रश्नोत्तर संख्या क्या, 4, और इसमें जो 2 रिएक्शन आती है, इसमें से एक रिएक्शन आपकी होती है SN1 और एक होती है SN2। तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। पहला स्टेप देखो यहां पर आपके सामने दिया है। पहले स्टेप में आपका इस तरीके से देखो, ये दिया गया है HHH, ये कार्बन के 4 बॉन्ड के साथ यहाँ पर Cl आपका ये ऐड है। अब ये जब टूटेगा यहाँ पर इस तरीके से, तो आप इसमें देखोगे तो जो C है आपका ये पॉजिटिव कार्बन है ना, और Cl जो होता है नेगेटिव होता है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इसमें आपका जो पॉजिटिव वाला है वो तो आपका पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसमें जो सेकेंड स्टेप होता है ये धीमी गति से होता है, और ये दूसरा वाला तीव्र गति से होता है। तो सेकेंड स्टेप में कुछ नहीं, यहां पर सिर्फ इतना करना है कि जो पॉजिटिव है इसको ले लेना है, और Cl की जगह पर आपको दूसरा एक आयन जो कि OH होता है इसको ले लोगे। तो ये नेगेटिव है, और नेगेटिव जो होता है ये आपका पॉजिटिव पर इस तरीके से आक्रमण करके इसकी जगह पर ऐड हो जाएगा, और यहां पर ये आपका एक प्रकार से एल्कोहल बन जाता है। ये आपका सेकेंड स्टेप है। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, यहां पर देख सकते हो, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब नाभिकों में डायरेक्ट आक्रमण करके आप खुद को स्थापित कर लेना, यही आपका अभिक्रिया कहती है। तो ये क्या था भाई, का नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद खा नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलिए देखते हैं। क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन नाइट्रीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, 3 रिएक्शन है इसमें। ठीक है, एक क्लोरोबेंजीन का आपका हाइड्रोजन वाली, नाइट्रीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट, तीनों को हम लोग चलिए 4 के खा के अंतर्गत देखते हैं। तो पहले डालोगे 4 का खा, फर्स्ट हाइड्रोजन में क्लोरोबेंजीन के साथ क्लोरीन आप ऐड करोगे निर्जल AlCl की 3 की उपस्थिति में, तो यहां पर आपका इस तरीके का 2 यौगिक बनेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर P होता तो पैरा बोलते, O है तो आर्थो, है ना, इस तरीके का यौगिक बनता है। इसको ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन बोलते हैं, जहां पर एक Cl यहां पर 2 जगह ऐड है, और एक Cl यहां पर और एक Cl यहां पर, इस तरीके के 2 यौगिक, इसको बोलते हैं ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन। अब ये तो आपका हाइड्रोजन था। अभी आपको नाइट्रीकरण और एक चीज और जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट, वो देखना है आपको। तो चलिए यहां से नाइट्रीकरण देखते हैं। नाइट्रीकरण में क्या होता है, यहां पर आप क्लोरोबेंजीन के साथ आप HNO3 नाइट्रिक अम्ल का रिएक्शन कराओगे, किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहां पर आपका बनता है पीक्रिक अम्ल। पीक्रिक अम्ल क्या बनता है, पीक्रिक अम्ल, इस तरीके का यौगिक होता है। यहां पर देखो NO3 NO2 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 इस तरीके का। ठीक है, और Cl आपका यहां पर पहले से ऐड है। तो इस तरीके का जब यौगिक ये बनता है तो यहां पर बोलते हैं इसको पीक्रिक अम्ल। ठीक है, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पूछा था इसी क्वेश्चन में, तो यहां पर देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को भी देख लेते हैं। ये देखो तीसरा नंबर,
तो फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या कहती है, हेलो एरीन है ना, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हेलो एल्केन से अभिक्रिया करके एल्किल एरीन बनाते हैं। इस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो क्लोरोबेंजीन CH3Cl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में यहाँ पर रिएक्शन करा, ये यौगिक आपका बन गया, इसको बोलेंगे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसके बाद देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हमारा ग नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण, यानी कि जो आपका प्राथमिक एल्कोहल होता है इसको क्या बोलते हैं, 1 अंश, ठीक है ना, प्राइमरी। द्वितीयक को 2 अंश यानी कि सेकेंडरी, और तृतीयक एल्कोहल को बोलते हैं 3 अंश या टर्सरी एल्कोहल। अब इनको हमें प्राप्त करना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के थ्रू। तो देखिएगा यहां से सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4 और 4 के आप यहां पर गा नंबर में देख रहे हैं इस प्रश्न को। तो चलिए यहां पर इस तरीके से कुछ रिएक्शन दी गई है। इस रिएक्शन को आपको समझाने से पहले यहां पर आपके लिए मैं एक ऑफर लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी सारे छात्र इसमें सम्मिलित हुए हैं और काफ़ी सारे लोगों ने इसको जो है पसंद किया है। तो आपके लिए ऑफर कुछ ऐसा है कि आपको अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और जो मैथ वाले छात्र हैं उनके लिए मैथ, तो अगर आपको इन सभी सब्जेक्ट का हैंड रिटन PDF नोट्स चाहिए, जी हाँ, ये यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो बोलते हैं भैया कॉपी हमें दीजिए। तो देखो कॉपी मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता। अब जिन बच्चों को इनका PDF चाहिए ऑल सब्जेक्ट का, इसमें रहेगा क्या क्या एक बार समझ लो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, विथ सॉल्यूशन, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, ये सॉल्यूशन के साथ रहेगा, है ना, और साथ में अनसॉल्व सेट रहेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ साथ सेट, जो कि आपको मिलेगा 99 रुपए की प्राइस पर ऑल सब्जेक्ट, ठीक है ना, सारे विषय। तो ये हमारे पास एक नंबर है जो कि इस तरीके से 9511470534 इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है, व्हाट्सअप पर, ठीक है ना, व्हाट्सअप पर आपको मैसेज करना है और वहां पर आपको 99 रुपए इसमें पेमेंट करके आप यहाँ से सारे विषय ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे PDF नोट्स हैं और कॉपी नहीं है, ठीक है, कि आप बोलो कि होम डिलीवरी कराओ, तो ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप पर ही नोट्स मिलेंगे। तो चलिए ये आपके लिए है, अभी 80% का डिस्काउंट चल रहा है। जितने भी बच्चे हैं एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं ले सकते हैं। यहां से देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया और इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल कैसे बनते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, इसमें नंबरिंग पड़ी है। फर्स्ट नंबर यहां पर आपके सामने है, एच करके एक बॉन्ड यहां पर आपके सिंगल बॉन्ड है और इसमें C आपका ये कीटोन ग्रुप है। इसके साथ आपका ये जो आपका दिया है BR, और R, ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से आकर्षित हो रहे हैं। गिब्स 2 करके यहां पर आपका इसका ये जो यौगिक बना है इसमें भी आपका देख सकते हो एच और सिंगल बॉन्ड के साथ R, ये आपका एल्किल ग्रुप होता है R, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉन्ड में आपका माइनस का और Mg जो है ये प्लस का, ये आपका आकर्षित है। यहाँ पर जब इसका जल अपघटन कराते हैं, ठीक है ना, H+ और OH- की उपस्थिति में, तो यहां पर आपका जो OH- है ये आपका यहां पर Mg को हटा करके O को हटा करके इसकी जगह पर ऐड हो जाता है। और इस तरीके से यहां पर ये जो बनने वाला एल्कोहल है साइड में दिख रहा होगा, ये जो यौगिक, इसको बोलते हैं एक अंश एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। ये आपका एक सेकंड दूसरा उत्पाद बचता है जो कि Mg+ और सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पर Br और OH ऐड है। तो इस तरीके से ये बनता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल। अब द्वितीयक की बात करें तो यहाँ पर सेकंड नंबर की अभिक्रिया को आप देख लो, यहाँ पर इस तरीके की रिएक्शन दी गई है। गिब्स 2 आपका यहाँ पर जो बनता है यौगिक, इसका भी आप जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पर बनने वाला ये जो एल्कोहल यौगिक यहाँ पर दिख रहा है, ये इस तरीके का बनता है, जो इसको बोलते हैं द्वितीयक एल्कोहल, और सेकंड यौगिक यहाँ पर ये बचता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये तीसरा नंबर की रिएक्शन है और इसमें भी वही चीज आपका होती है। और यहाँ पर लास्ट में जाते जाते आपको यहाँ पर इसका भी कुछ इस तरीके से जल अपघटन होगा और यहाँ पर आपको बनने वाला यौगिक जो प्राप्त होगा इस तरीके का, इसको बोलते हैं तृतीयक एल्कोहल। तो ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, मतलब रटना पड़ेगा कुल मिलाकर, क्योंकि भूल जाता है काफी जगह यहाँ पर Mg, Br, C ऐसे करके है तो दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार देखो कर लो, मैं थोड़ा दिखा देता हूं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल का बनना कर लो। क्वेश्चन ये ऐसा ही है और ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रो करके वीडियो स्क्रीनशॉट करके प्रैक्टिस कर लेना। ये लास्ट है यहाँ पर। और इसके बाद फिर हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। यहां से उत्तर 4 के घ, 4 नंबर का घ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा था क्वेश्चन, एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करिए और 2 रासायनिक परीक्षण का संगत समीकरण दीजिए। तो एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर देना है कुल मिलाकर। तो यहां पर देखो एल्डिहाइड और एक तरफ कीटोन। एल्डिहाइड क्या होता है,
तो समान कार्बन परमाणुओं वाले अम्लों में आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, है ना, जबकि कीटोन कम कार्बन परमाणुओं वाले अम्लों में ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, एल्डिहाइड का दूसरा नंबर, एल्डिहाइड फेलिन विलयन के से क्रिया कर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। कीटोन क्या करता है, ये कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा इस तरीके की, है ना, टॉलन अभिकर्मक के साथ ये क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है एल्डिहाइड, जबकि कीटोन कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन में कुछ इस तरीके से आप अंतर दे सकते हो। इसके बाद आपका यहां से स्टार्ट हो जाता है प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न संख्या 5 में देखिए पहला प्रश्न, ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, कह रहा है 0.1 मोल लीटर इनवर्स के OH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बिलियन से भरे 1000 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध जो कि 5 × 10⁻³ ओम है। तो बिलियन की मोलर चालकता की गणना करिए। मोलर चालकता हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यू दी है उनको लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास m यानी कि मोलरता दी गई है, इसलिए आपके पास 0.1 मोल लीटर इनवर्स है ना मोलरता, और लंबाई यानी कि L आपका 1000 सेंटीमीटर में यहाँ पर देख सकते हो दिया गया था। एक बार पुनः से देख लो, ये है 1000, और प्रतिरोध आपके पास R का मान, और यहाँ पर त्रिज्या रेडियस दी गई है 0.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया, और प्रतिरोध R ये हो गया। इतनी वैल्यू दी है। लैम्डा एम यानी कि आपको मोलर चालकता यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो लैम्डा एम बराबर फार्मूला लगता है जो वो होता है 1000 × K/m, और K क्या होती है, तो ये आपकी चालकता है। ये क्या है, मोलर चालकता है, और K मतलब कप्पा जिसे बोलते हो, आपने कप्पा सुना होगा केमिस्ट्री में, ये होती है चालकता। तो कप्पा बराबर होता है 1/f या 1/r ए, यानी कि ए क्या है भाई, एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है, बटे एल। इस तरीके से रहता है ये फार्मूला कप्पा बराबर। तो कप्पा की जगह पर ये वाला फार्मूला उठा करके यहाँ पर रख दो, जो बनेगा वही आपका लैम्डा एम का फार्मूला है। तो इस तरीके से जब रखोगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा फाइनल आंसर का फार्मूला। अब इस फाइनल फार्मूले में क्या करो, सारी वैल्यू को रख दो, बस आंसर निकल आएगा। जैसे लैम्डा एम बराबर 1000 × एल, एल का मान कितना है 1000 सेंटीमीटर, बटे में आर, प्रतिरोध आपके पास 5 × 10⁻³ तो ये रखा है। फिर क्या है, ए, एरिया कितना है यहाँ पर, तो एरिया नहीं है, तो भाई आप यहाँ पर वृत्त को रखोगे, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल πr², बटे यहाँ गुणे में 1/0.1 यानी कि आपका m का वैल्यू है 0.1, तो ये हो गया। और इसको दशमलव मुक्त करने के लिए 10 का ऊपर नीचे गुणा करा दो, बस जो भी आपका यहाँ पर सोल्यूशन आएगा ये इस तरीके से कुछ बनेगा। देखो यहाँ पर ये आपका जो 10 के पावर 3 है ना, ये 1000 के बराबर होता है, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल, एक ही आपका बचेगा, तो 10 के पावर 3 बच जाएगा। ऊपर 100 से इसका मल्टीप्लाई और 100 से इसका, तो यहाँ पर आप इस 10 से, तो यहाँ पर ये इस तरीके से बचेगा। और पाई का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो भाई 3.14 है। और आर का वैल्यू आपके पास रेडियस का रखे हुए, तो यहाँ पर रेडियस भी दी गई है, त्रिज्या। सारी वैल्यू को जब सॉल्व करोगे, अब कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मैंने सारा चीज रखना आपको बता दिया, यही काफी है। तो यहाँ पर निकल के आएगा 2547.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये इसका राइट आंसर आपका रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारे पास आ चुका है, दूसरा वाला, और इस प्रश्न को देखिएगा। यहां से दूसरा क्वेश्चन का नंबर है, कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः ये दिया है और ये दिया है दोनों के लिए, ठीक है ना। तो इसमें EA के मान की गणना कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी वही चीजें T1 और T2 यहां पर दी गए हैं, K1 K2 ये आपका वेग स्थिरांक इन दोनों के लिए दिए गए हैं। EA का मान ज्ञात करना है, प्रतिरोध आपके पास यहाँ पर दिया है। तो ये फार्मूला लगेगा log K2/K1 इक्वल टू, यहाँ पर या तो इसको लगा सकते हो EA बटे, यहाँ पर ये वैल्यू रहती है ना, और यहाँ से EA का मान ही ज्ञात करना। देखो कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही ज़्यादा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं बताता हूँ। यहाँ पर इस तरीके का ये फार्मूला रखा है, ठीक है, ब्लैक पेन से जो लिखा है। अब सारी वैल्यू जितनी दी गई है इस फॉर्मूले में पहले पुटअप करना है। तो देखो क्या करोगे, K1 K2 का वैल्यू यहाँ पर रखोगे, EA है 2.303 और R का प्रतिरोध यानी कि ये दिया है, तो इसको पहले सॉल्व करो। देखो T1 T2 यहाँ पर बीच में माइनस, इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पर इस तरीके का ये कुछ बनेगा। अब यहाँ से देखो K2 का वैल्यू, K1 का वैल्यू बटे EA और बटे में ये वैल्यू, और यहाँ पर आप T1 T2 का वैल्यू ये दिया है आपके पास, इन दोनों को यहाँ पर रखोगे, है ना। तो इससे आपका देखो 700 से 500 जाएगा, 200 बचेगा, और इस दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर है। तो देखो 2 जीरो ऊपर के कैंसिल, 2 जीरो नीचे के कैंसिल, यहाँ पर आपका इसके दोनों देखो 0.07 0.02 दोनों में एक ही पॉइंट के बाद दशमलव के बाद आपकी संख्या, तो दोनों कैंसिल होकर 7/2 बचेंगे। अब आपको पता है कि लॉग प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होती है, log m/n बराबर log m - n के होता है। तो यहाँ पर आप log m की जगह पर अगर यहाँ पर 7 को मानते हैं तो log 7 बन जाएगा और माइनस log 2 बनेगा। तो इसको आप ओपन करोगे जब इस प्रॉपर्टी से, तो इस तरीके का ये बनेगा। अब यहाँ पर ये चीजें
आपकी इस तरीके से आ गए क्योंकि इन दोनों के जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गए थे। अब log 7 का वैल्यू ये रहा, log 2 का वैल्यू ये रहा, दोनों को घटा दो। EA और यहाँ पर R जो था इसका प्रतिरोध आपका वैल्यू ये रहा है ना, वैल्यू यहाँ पर दी गई थी ना, हमने बताया था, तो ये रहा, इसको यहाँ पर रख दिए। सारी वैल्यू को जब रखोगे गुणा कराओगे, इस तरीके का स्टेप है, आप वीडियो को रोक करके सारे स्टेप को समझ सकते हो। और लास्ट में पूरा, क्योंकि मैंने सॉल्व करके रखा है ना, और इसमें मेन देखो संख्या का गुणा होता है। अब मैं क्या करूं यहाँ पर बताऊं कि 5.44 से इसका गुणा हुआ, इसका गुणा हुआ। भाई गुणा भाग तो आप खुद ही ना कराओगे पेपर में, वहां पर मैं थोड़ी करने जाऊंगा। तो मेन चीज आपको आंसर निकालना है कुल मिलाकर। तो यहाँ पर EA का जो वैल्यू निकालना है वो लास्ट में आपका 18,228 ये लगभग आपको हमेशा लिख देना। अगर कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो और पूरा क्लियर तरीके से नहीं आ रहा तो उसमें हमेशा के लिए बता रहा हूं आप लगभग लिख के जरूर आना, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व होगा, सॉल्यूशन यहां पर आपके सामने है। इसके बाद देखो यहां पर घ नंबर, संक्रमण धातुओं के परमाणविक तथा आयनिक आकारों में परिवर्तन तथा आयनन एंथैल्पी का संक्षिप्त टिप्पणी करिए। तो चलिए यहां से देखते हैं संक्रमण धातुओं में आयनिक आकार। तो यहां पर डालोगे आप प्रश्नोत्तर संख्या 5 और फिर थ्योरी 5 के गा में आप इस तरीके से लिखना जो है इसका आंसर स्टार्ट कर दोगे। तो संक्रमण धातुओं का आयनिक आकार देखिए, परमाणु आकार का पता संक्रमण तत्वों की त्रिज्या की सहायता से लगाया जाता है जो कि S और P ब्लॉक के तत्वों के बीच मध्यवर्ती होती है। किसी विशेष श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ घटती हैं, लेकिन परमाणु त्रिज्याओं में यह कमी मध्यांतर के जाती है, ठीक है ना। इसके बाद उदाहरण के लिए पहली संक्रमण श्रेणी में के तत्वों के लिए परमाणु त्रिज्याएं Sc यानी स्कैंडियम से Cr क्रोमियम तक धीरे धीरे घटती हैं, लेकिन Cr से Cu यानी कॉपर तक यह व्यवहारिक रूप से स्थिर रहती है। आयनिक आकार की गणना आयनिक त्रिज्याओं की सहायता से की जाती है और आयनिक त्रिज्या के समान ही प्रवृत्ति का अनुसरण करती है। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। इसके बाद आयनन एंथैल्पी आपसे पूछा था, तो आयनन एंथैल्पी आप देख लो यहाँ पर। आयनन एंथैल्पी वह ऊर्जा है जो कि पृथक गैसीय परमाणुओं से पहले सबसे शिथिल रूप से बने इलेक्ट्रॉन को हटाकर धनायन बनाने के लिए आवश्यक होती है। तो ये हो जाता है आपका क्या, आयनन एंथैल्पी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, यहां से पूछा है आपके पास उपसा संयोजन यौगिक में CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। देखो इस चैप्टर से जो आपका उपसा संयोजन यौगिक चैप्टर है इसमें आपका आता है एक VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT, एक है आपका बर्नर का सिद्धांत, ठीक है, बर्नर का सिद्धांत। ये 3 क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा चांस है कि भाई 3 में से 1 प्रश्न आपके हर एक पेपर के सेट में रहता है। और फिर चौथा पॉइंट आ जाता है IUPAC। तो भाई इन चारों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, हर एक टॉपिक आपके सामने तक पहुंचेगा। तो चलिए CFT के बारे में देखते हैं। यहां पर 5 के घ में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं। तो संक्रमण धातु परमाणु के 5 डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। समभ्रंश कक्षक इनको कहते हैं, लेकिन जब ये लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो इनकी समभ्रंशता समाप्त हो जाती है, जिससे ये कक्षक 2 प्रकार की ऊर्जा युक्त कक्षकों में विपाटित, मतलब कि इनका क्या हो जाता है, विपाटित का मतलब विभाजन हो जाता है, ठीक है, विभाजन हो जाते हैं। इस विपाटन को क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या विपाटन कहते हैं और यह 2 प्रकार से विभाजित होते हैं। कैसे कैसे? तो एक यहां पर आपका रहता है 2 प्रकारों में। देखो यहां पर थोड़ा सा, एक होता है आपका अष्टफलकीय संकुल में डी कक्षकों का विपाटन, दूसरा होता है चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। तो ये 2 तरीके से क्या होते हैं, विपाटित होते हैं, मतलब विभाजित होते हैं। अब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, यानी कहां कहां पर लागू होते हैं, तो देख सकते हो यहां पर पहला है, यह सिद्धांत धातु आयनों की केवल डी कक्षकों पर ही विचार करता है। इसके बाद दूसरा, यह सिद्धांत लिगेंडों की अपेक्षिक शक्ति का स्पष्टीकरण नहीं करता। एंड लास्ट है, संकुलों में पाई आबंधों को नहीं समझाता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने पूरा का पूरा कॉपी आपके सामने देखो रख दिया। बोर्ड एग्जाम की इस तरीके के मॉडल पुस्तिका बता दिया कैसे आपका होता है। और इसको सिर्फ देखो मेरा समझाने का मतलब कि आप कहीं पर भी बोर्ड एग्जाम में कोई मिस्टेक या गलती ना करो। पूरा कॉपी को मैंने देखो यहाँ पर लिख करके बताया है कैसे आपको किस क्वेश्चन को करना है, सारी चीजें एक करके। और इसी तरीके से ये मॉडल पेपर भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना, मॉडल पेपर। और इस प्रकार के लगभग 7 सेट आपको हर एक सब्जेक्ट में मैं कराऊंगा। 7 सेट केमिस्ट्री के, 7 सेट बायोलॉजी के, फिजिक्स के, हिंदी के, इंग्लिश के।
तो सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से तैयार कराए जाएंगे। और नोट्स के लिए आपको इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास ये नंबर है, इस नंबर को मैंने दिया कि व्हाट्सअप है, और इस पर आपको 99 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का, देखो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी के PDF नोट्स आपको मैं दे दूंगा व्हाट्सअप पर, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको चाहिए। बाकी इसके जो लास्ट के बचे हुए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, यहाँ तक हमने 5 तक पूरा कंप्लीट आपको कॉपी पर करा दिया। क्वेश्चन 6 यहाँ पर देखो, पराशर दाब की व्याख्या कीजिए, इसकी सहायता से 1 बिलियन के मोलर द्रव्यमान अथवा द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक। अथवा में यहाँ पर इसी के एक प्रश्न है, ये दिया गया है, पूरा देख सकते हो। खा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के एसिडीकरण की परिभाषा, क्रियाविधि लिखिए, बेंजोइक अम्ल के हाइड्रोजन तथा नाइट्रीकरण की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। और अथवा में यहाँ पर इसके देखो निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, जो कि इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ 5 ये रिएक्शन है। पूरी स्क्रीनशॉट आप इनको कर लीजिएगा क्वेश्चनों का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इनको देखो प्रैक्टिस के तौर पर आप ले सकते हो, थोड़ा सा अपने से भी रिवीजन आप लोग करते जाया करो, बाकी इनको भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेना, एग्जाम के पहले मैं सब कुछ आपको करा दूंगा। अभी सिर्फ आपको ये एक तरीके से ट्रेलर कह सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई पेपर कैसे आएगा, और जो बच्चे आप होते हैं ना, काफ़ी सारे लोग गलती कहाँ पर करते हो और आप कहाँ पर करते हो, और अदर चैनल पर जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो यहाँ से कितना डिफरेंस है, और क्या आपको हर चैनल पर ऐसा पढ़ाया जाता है, ये भी आप एक बार कमेंट करना, ठीक है। क्या आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं, और अगर नहीं मिलती, इस तरीके से नहीं बताया जाता, तो आपके साथ भाई फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि मैं देखो कहता हूँ भाई आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ करके फिजिक्स या केमिस्ट्री में आप कभी भी 70 में जो आप टारगेट 65 प्लस का लेकर के चल रहे हो या 60 प्लस का लेकर चल रहे हो, कभी नहीं आएगा। अगर 60 में 65 या 60, 70 में 65 या 60 या 50 नंबर आपको इस तरीके से लाने हैं, तो भाई ये जो तरीके हैं इनको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और इस तरीके से कॉपी लिखने ही पड़ेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, बाकी बने रहिए मेरे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी हर एक सब्जेक्ट की। शाम को टाइमिंग भी नोट कर सकते हो, शाम को 6 बजे आपको जुड़ना है, 6 PM पर इवनिंग में डेली आपको क्लास मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।